हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है कोलिजन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, कोलिजन जैसा कि नाम से ही क्लियर है, कोलिजन मीन्स होता है टक्कर। ठीक है, हम अपने एवरीडे लाइफ में कोलिजन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते रहते हैं। ठीक है, कोई दो बॉडी एक दूसरे से कोलाइड कर रही है। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम अगले सेक्शन में बात करेंगे इसी वीडियो में कि कोलिजन आपके दो टाइप के होते हैं। ठीक है, कोलिजन आपके दो टाइप के होते हैं। पहला होता है इलास्टिक एंड इनइलास्टिक और दूसरा होता है हेड ऑन एंड ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, कोलिजन मीन्स इन लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, इन लैंग्वेज ऑफ साइंस, कोलिजन मीन्स ये नहीं होता है कि कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से बिल्कुल स्टिक करे या एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, कोलिजन मीन्स ये मस्ट कंडीशन नहीं है कि कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तभी हम उसको कोलिजन बोलेंगे। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, कोलिजन मीन्स होता है एक्चुअली में, इनफैक्ट कोलिजन मीन्स होता है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल। ठीक है, उन कोलाइडिंग पार्टिकल्स का जो मोमेंटम हो, ठीक है, कोई दो ऑब्जेक्ट, कोई दो बॉडी एक दूसरे के क्लोज आए, ठीक है, एक दूसरे के बहुत क्लोज आए और उनका जो मोमेंटम हो वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसा कि हम इसके पहले बता चुके हैं कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर नहीं एक्ट हो रहा है तो आपका जो लीनियर मोमेंटम होता है वह हमेशा कंजर्व होता है। ठीक है, तो ये रूल तो आपका हमेशा ही लगने वाला है इन केस ऑफ कोलिजन। ठीक है, मतलब यहाँ पर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन आपका एक केस तो हमेशा ही प्रेजेंट रहने वाला है कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा वह कंजर्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आइए डियर स्टूडेंट्स, हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाते हैं कि कोलिजन के लिए ये कोई मस्ट कंडीशन नहीं है कि कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के बिल्कुल कांटेक्ट में आए। ठीक है, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, कोलिजन समझने के लिए यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम आपको कुछ फिगर्स आपके फ्रंट में एक्सप्लेन कर रहे हैं। सपोज कर लेते हैं यहाँ पर हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास m1 और m2 है और ये दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपका किसी प्लेन पर रखें। ठीक है, और ये डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर फ्रिक्शन जीरो है। यहाँ पर इस ब्लॉक या पार्टिकल और जिस प्लेन पर रखा है इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हम सपोज कर लेते हैं v2 और इसकी वेलोसिटी हम सपोज कर लेते हैं v1। ठीक है, इसका मास हम सपोज कर लेते हैं m2 और इसका मास हम सपोज कर लेते हैं m1। ठीक है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, ये आपका केस फर्स्ट में हमने सपोज कर रखा है कि हमारे पास प्लेन पर, स्मूथ प्लेन पर कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ब्लॉक हैं, जिसका मास m1 और m2 है और दोनों की वेलोसिटी v1 और v2 रिस्पेक्टिवली है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ टाइम के बाद एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे या एक दूसरे से कोलाइड करेंगे कब? जब इफ v1 इज ग्रेटर देन होगा v2 के। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, हम सेकंड केस में सपोज कर लिए और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम एक स्प्रिंग सपोज कर ले रहे हैं कि इस ब्लॉक में, इस ब्लॉक या इस पार्टिकल m2 के रियर एंड पे, जो पीछे का एंड है, ठीक है, लेफ्ट एंड पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में हम यहाँ पर सपोज कर ले रहे हैं कि डियर स्टूडेंट्स, अगर v1 इज ग्रेटर देन v2 है तो पहला ब्लॉक इस ब्लॉक को कोलाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं ये हमारा ब्लॉक M2 था और इसकी वेलोसिटी v2 थी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी v2 थी और यहाँ पर ये स्प्रिंग था, ठीक है। ये पहला ब्लॉक जो है जिसका मास हम सपोज कर ले रहे हैं m1, ठीक है, ये इससे कोलाइड करेगा क्योंकि यहाँ पर v1 इज ग्रेटर देन v2 है, तो इस पर एक फोर्स स्प्रिंग फोर्स इस ब्लॉक पर दिस डायरेक्शन में लगेगा बाय स्प्रिंग, और इस ब्लॉक पर एक फोर्स F दिस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। ये दोनों ही डियर स्टूडेंट्स क्या होंगे, स्प्रिंग फोर्स होंगे, ठीक है। केस थर्ड में यहाँ पर क्या होगा कि एक फोर्स इस ब्लॉक पर बाय स्प्रिंग लगेगा, एक फोर्स इस ब्लॉक पर या इस पार्टिकल पर बाय स्प्रिंग लगेगा। केस थर्ड में यहाँ पर हम थर्ड फिगर ड्रा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर v1 इज ग्रेटर देन v2 था और यह पहला ब्लॉक जो है जिसका मास m1 है यह दूसरे को आकर के कोलाइड किया है, ठीक है, और यह कोलाइड करेगा तो यह दोनों एक वेलोसिटी से मूव करेंगे, एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे, तब तक मूव करेंगे, ठीक है, कब तक मूव करेंगे, जब तक डियर स्टूडेंट्स यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये ब्लॉक इसको कॉम्प्रेस करेगा स्प्रिंग को और तब तक कॉम्प्रेस करेगा जब तक कि दोनों का वेलोसिटी कॉमन ना हो जाए, मतलब सेम ना हो जाए, ठीक है। तो थर्ड केस में यहाँ पर हम फिगर ड्रा करते हैं, ये आपका ब्लॉक M1 है, ठीक है, और यहाँ पर ये स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो गई, इसका मास M2 हो गया, ठीक है, और ये दोनों कॉमन वेलोसिटी v से मूव करेंगे, ठीक है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स अब भी यहाँ पर ये B केस हो गया, ये थर्ड केस हो गया, ये अब भी इस पर जो फोर्स लगेगा ये हम यहाँ पर फोर्थ केस ड्रा कर रहे हैं। अब भी डियर स्टूडेंट्स इस पर जो फोर्स लगेगा, क्योंकि स्प्रिंग कॉम्प्रेस हुई है इस केस में, तो इस पर बाय स्प्रिंग दिस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा और इस पर दिस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। मतलब यहाँ पर रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर ये M1 पर दिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा M1 पर, ठीक है, और M2 पर दिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। तो क्या होगा फाइनली डियर स्टूडेंट्स, इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा बाय स्प्रिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, लास्ट केस में ये ब्लॉक इससे अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है, इस पर फोर्स दिस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों ही केस में ब्लॉक M2 पर यहाँ पर भी फोर्स दिस डायरेक्शन में था और यहाँ पर भी फोर्स आपका दिस डायरेक्शन में है। तो यहाँ से हमको रिजल्ट क्या मिलेगा कि इसकी वेलोसिटी कुछ लेस हो जाएगी, पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कुछ लेस हो जाएगी और सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कुछ इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर और ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो ये आपका लास्ट केस में ये क्या हो जाएगा कि आपका जो M1 है, पहला ऑब्जेक्ट जो M1 है, इसकी वेलोसिटी v1 डैश हम मान ले रहे हैं, सेपरेट होने के बाद चेंज हो जाएगी, और इसका वेलोसिटी जिसका मास M2 है, जो सेकेंड पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी हम v2 डैश सपोज कर ले रहे हैं, ये भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास टोटल केस 5 हो गई। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो लीनियर मोमेंटम होगा, जो टोटल मोमेंटम ऑफ दीज पार्टिकल्स होगा, या फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूट का मतलब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई और इनकी वेलोसिटी चेंज होने का मतलब यहाँ पर जो लीनियर मोमेंटम है टोटल, यह आपका रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया कि कोलिजन मीन्स क्या होता है, कोलिजन मीन्स
redistribution of total linear momentum या टोटल मोमेंटम भी कह सकते हैं, टोटल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, कोलिजन मीन्स होता है ये टोटल लीनियर मोमेंटम या टोटल मोमेंटम का रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से हम कह सकते हैं, इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि सबसे पहला रिजल्ट कह सकते हैं कि इसका जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा इन द केस ऑफ absence of any external force, आपका जो टोटल लीनियर मोमेंटम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, टोटल मोमेंटम इज कंजर्व, टोटल मोमेंटम इज कंजर्व। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर इस केस में हमारा जो मोमेंटम होगा, इनिशियल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2, यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, pi इज इक्वल टू पी एफ। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम आपका क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, इन दिस केस आपका मोमेंटम कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 v। ठीक है, एंड इन दिस केस फाइनली आपका जो मोमेंटम होगा यह हो जाएगा m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ठीक है, तो ये हो गया आपका केस इन दिस केस जब आपका कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर नहीं एक्ट हो रहा होगा तब। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर देखा कि कोलिजन मींस क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पर दैट मीन्स हम दूसरे वर्ड में ऐसा भी कह सकते हैं कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है आपका, यहाँ पर वो आपका इंडिस्पेंसेबल, मतलब यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहाँ पर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपका इन केस ऑफ कोलिजन हमेशा प्रेजेंट होगा। अभी हम जैसा कि आपको बताया हमने कि कोलिजन यहाँ पर हम मेनी टाइप्स डिस्कस करेंगे, बट आपका जो मोमेंटम होगा, ठीक है, वह हमेशा ही आपका कंजर्व रहने वाला है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने देखा कि यह मस्ट कंडीशन नहीं है कि कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में ही आए। ठीक है, यहाँ पर आपका जो लीनियर मोमेंटम है, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट कोलाइडिंग पार्टिकल रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो इस केस को भी हम कोलिजन बोलते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया कि पहला ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कुछ v1 और v2 था इनिशियली, और फाइनली हमको वेलोसिटी मिला v1 डैश और v2 डैश। ठीक है, तो आइए डियर स्टूडेंट्स, इस केस में हम एनर्जी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इन द एब्सेंस ऑफ एनी डिसिपेटिव एनर्जी, केस सेकेंड यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। सेकेंड जो केस होगी यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एनी डिसिपेटिव एनर्जी, आपका एनर्जी भी कंजर्व होगा। जैसे डिसिपेटिव का मतलब अगर कोई एनर्जी का लॉस यहाँ पर नहीं हो रहा है ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है, स्प्रिंग आपका परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक की केस में डियर स्टूडेंट्स आपका किसी भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन ऑल केसेस, पहले केस में भी आपका एनर्जी हो जाएगा टोटल हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। ठीक है, या थर्ड केस में आपका हो जाएगा
हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है तब। ठीक है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इन दिस केस आपका जो स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्रेशन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल एनर्जी आपका मैकेनिकल में यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रूल से। ठीक है, अगर कोई एनर्जी का लॉस इसमें नहीं हो रहा है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रूल से ये आपके सारे इक्वल होंगे। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी आपकी टोटल कंजर्व होगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आई होप यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आइए इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ कोलिजन। ठीक है, अब यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ कोलिजन डिस्कस करते हैं। ठीक है, कोलिजन डियर स्टूडेंट्स आपका जैसे हमने अभी बताया है, कोलिजन आपके दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो होता है इलास्टिक एंड इनइलास्टिक, और जो दूसरा होता है ऑब्लिक एंड हेड ऑन कोलिजन। तो सबसे पहले हम इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन की बात कर लेते हैं। ठीक है, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन की बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ कोलिजन में इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं। तो इलास्टिक आपका जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जैसे डियर स्टूडेंट्स आपका जो स्प्रिंग है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक स्प्रिंग है, तो इस केस में आपका जो कोलाइडिंग पार्टिकल है, ठीक है, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन इनका जो एनर्जी होगा और इनका जो मोमेंटम होगा वह कंजर्व होगा। ठीक है, यहाँ पर बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन जो कोलाइडिंग पार्टिकल्स का शेप और साइज है, ठीक है, ये बिल्कुल कांस्टेंट बना रहेगा, है ना। डियर स्टूडेंट्स, कोलिजन के पहले या कोलिजन के बाद की बात करें तो इसमें अगर आपका जो स्प्रिंग है वो परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है, तो कोलिजन के बाद ये कोलाइडिंग पार्टिकल्स का जो शेप और साइज है यह बिल्कुल रीगेन कर लेते हैं। ठीक है, ये अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेते हैं, तो इस टाइप के कोलिजन को हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, आइए यहाँ पर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कोलिजन सीक्वेंशियली। टाइप्स ऑफ कोलिजन में आपका जो इसेंशियली पहला होता है इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन, और जो दूसरा होता है हेड ऑन एंड ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, तो इनको हम आइए डियर स्टूडेंट्स वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है हमारा इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन का मीन्स होता है डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमारे जो कोलाइडिंग पार्टिकल्स हैं, जो दो पार्टिकल्स हमारे पास कोलाइडिंग पार्टिकल्स हैं, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन इनका जो शेप और साइज है वह कांस्टेंट बना रहे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर कोलिजन अगर इसका शेप कुछ वेरी स्मॉल डिफॉर्म भी हुआ था, ठीक है, कोलिजन होने के बाद, तो कोलिजन होने के बाद कोलिजन होते समय इसका शेप थोड़ा सा डिफॉर्म हुआ था, अगर हम ऐसा सपोज कर लें, ऐसा कंसीडर कर लें, तो कोलिजन के बाद ये जैसे ही सेपरेट होते हैं दोनों एक दूसरे से, इसके बाद आफ्टर सेपरेशन या आफ्टर कोलिजन हम कह सकते हैं, आफ्टर कोलिजन अगर इन कोलाइडिंग पार्टिकल्स का जो शेप और साइज है ये आपका बिल्कुल रीगेन कर लेते हैं अपने ओरिजिनल शेप और साइज को, जैसा कि कोलिजन के पहले था, तो इस टाइप के कोलिजन को हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, यहां पर हम इसकी डिफिनेशन लिखेंगे, इफ
if colliding particles regain its same shape and its, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स वर्जिनल एक वर्ड जोड़ेंगे, वर्जिनल, इट्स वर्जिनल if colliding particles regain its original shape and size, ठीक है, as before the collision, then it is called elastic collision, ठीक है। कोलिजन के पहले जैसे इसका शेप और साइज था, कोलिजन के बाद ये अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेती है कोलाइडिंग पार्टिकल्स, तो इसको हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स इलास्टिक कोलिजन इन दिस केस, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन डियर स्टूडेंट्स, इलास्टिक कोलिजन मींस इसमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, या यहाँ पर अगर शेप और साइज का, यहाँ पर जो कोलाइडिंग पार्टिकल्स हैं इनके शेप और साइज का डिफॉर्मेशन नहीं हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनका जो एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, वह भी कंजर्व होगा, ठीक है, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी और लीनियर मोमेंटम आपके ऑलवेज कंजर्व ही होते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ कोलिजन हमने आपको बता ही रखा है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक लाइन हम और जोड़ेंगे, दैट इज momentum as well as energy, ठीक है, यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे, is also conserved, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इलास्टिक एंड इनइलास्टिक, सॉरी इनको हम बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। अगर आपका ये जो मैकेनिकल एनर्जी है, मोमेंटम तो आपका ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, कंजर्व होता है, ठीक है, तो इस केस में हम जो कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स है या जो कोलिजन है उसको हम बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया आपका इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन की केस में डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, इन इलास्टिक कोलिजन की केस में आपका जो मोमेंटम है वो तो कंजर्व होगा ही होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर ये जो कोलाइडिंग पार्टिकल्स हैं ये अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं रिटर्न होगी, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। अगर कोलाइडिंग पार्टिकल्स आफ्टर कोलिजन अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं रिटर्न हो पाते हैं, ठीक है, नहीं रीगेन कर पाते हैं, तो इस टाइप के कोलिजन को हम बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इसमें आपका जो एनर्जी होता है, एनर्जी इज नॉट कंजर्व होता है, ठीक है। इन केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन जो एनर्जी होता है, एनर्जी इज नॉट कंजर्व, ठीक है। तो ये हो गया इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट टाइप का कोलिजन हेड ऑन एंड ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है। तो हेड ऑन एंड ऑब्लिक कोलिजन क्या है, आइए इसको हम डिटेल में देखते हैं। तो आज के इस लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम आपका टाइप्स ऑफ कोलिजन और कोलिजन की डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर करेंगे, और अपकमिंग लेक्चर्स में हम आपका इससे रिलेटेड जो डेरिवेशंस है उसको क्लियर करेंगे, उसको डिराइव करेंगे। नेक्स्ट टाइप है आपका हेड ऑन एंड ऑब्लिक कोलिजन। हेड ऑन एंड ऑब्लिक कोलिजन डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हेड ऑन कोलिजन देखेंगे, हेड ऑन कोलिजन रियलाइज करेंगे। जैसे हमारे पास दो कोलाइडिंग पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये दोनों किसी प्लेन पर हैं,
ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो वेलोसिटी है और इसका जो वेलोसिटी है, अगर इन कोलाइडिंग पार्टिकल्स के जो वेलोसिटी के जो दोनों के डायरेक्शन हैं, इन दो कोलाइडिंग पार्टिकल्स के वेलोसिटी के जो डायरेक्शन हैं, उनका डायरेक्शन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इम्पल्स के अलोंग हो, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, इम्पल्स क्या होता है इसको समझेंगे। जैसे कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कोलाइड करता है, ठीक है, तो इसका जो शेप यहाँ पर थोड़ा सा डिफॉर्म होता है, इसका शेप यहाँ पर थोड़ा सा डिफॉर्म होता है। और यही बात अभी हम कर रहे थे कि जब आपका जो कोलाइडिंग पार्टिकल्स हैं, ये अगर अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। यहाँ पर ड्यूरिंग कोलिजन जब दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं, ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इनका जो शेप और साइज होता है वो थोड़ा सा डिफॉर्म होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक इम्पल्स लगता है, ठीक है, यहाँ पर एक इम्पल्स लगता है जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, जब ये ऑब्जेक्ट, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जो इम्पल्स लगता है, जो फोर्स लगता है, उसी को हम बोलते हैं इम्पल्स, ठीक है। फोर्स एक्टेड अपॉन कोलाइडिंग पार्टिकल्स ड्यूरिंग कोलिजन फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, इट इज कॉल्ड इम्पल्स, ठीक है। अगर किन्हीं दो पार्टिकल्स, कोई दो पार्टिकल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आ रहे हैं, तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जब तक वो कांटेक्ट में हैं, जो एक फोर्स लगता है, ठीक है, बहुत वेरी वेरी शॉर्ट टाइम के लिए, उसी को हम बोलते हैं इम्पल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो लाइन ऑफ एक्शन है, जो वेलोसिटी के दोनों पार्टिकल्स के जो वेलोसिटी के डायरेक्शन हैं, ठीक है, तो ये अगर लाइन ऑफ एक्शन के, एक्शन ऑफ इम्पल्स के अगर ये अलोंग होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इम्पल्स, अगर ये इनका जो डायरेक्शन है दोनों का, इसको अगर हम v1 सपोज कर ले, इसको v2 सपोज कर लें, तो जो वेलोसिटीज के जो डायरेक्शन है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं। वेलोसिटी के डायरेक्शन बिल्कुल आपका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इम्पल्स के अलोंग होता है, तो उसको हम बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन, ठीक है। अगर डियर स्टूडेंट्स, इनमें किसी का भी डायरेक्शन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इम्पल्स के अपोजिट होगा, या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इम्पल्स के अलोंग नहीं होगा, बिल्कुल पैरेलल नहीं होगा, अलोंग नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है। जैसे एग्जांपल में, जैसे ये हो गया आपका पहला ऑब्जेक्ट और ये हो गया आपका दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है। अगर इसको हम v1 सपोज कर ले, इसको v2 सपोज कर ले, तो जो v1 और v2, v1 इज ग्रेटर देन v2 है, तो इन दिस केस जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इम्पल्स होगा, उसके अलोंग ये वेलोसिटी के डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ऑब्लिक कोलिजन होगा, ठीक है। और इस केस में आपका हेड ऑन कोलिजन होगा। तो हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन, आई होप यहाँ से आपको विद द हेल्प ऑफ फिगर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन एंड ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है। तो इनकी डिफिनीशन भी अगर आप चाहें तो नोट बना सकते हैं, ठीक है। इनकी डिफिनीशन क्या होगी? इफ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल्स is in along the line of action of impulse, then it is called head on collision, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका ऑब्लिक कोलिजन। तो ऑब्लिक कोलिजन बिल्कुल इसी का अपोजिट है, ठीक है। ऑब्लिक कोलिजन क्या है? ऑब्लिक कोलिजन हम बोलते हैं इफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल्स is not along the line of action of impulse, then this type of collision is known as oblique collision, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर आपका कोलिजन का इंट्रोडक्टरी लेक्चर ये था हमारा, और यहाँ पर कोलिजन से रिलेटेड ऑल डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, दो पार्टिकल्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में ही आए तभी आप कोलिजन बोलोगे। ये कोई
नेसेसरी कंडीशन नहीं है, ठीक है। कोलिजन के लिए नेसेसरी कंडीशन है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, या कह सकते हैं टोटल मोमेंटम, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। ये आपका नेसेसरी कंडीशन है फॉर कोलिजन, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, अगर मोमेंटम का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो इसका मतलब जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, यहाँ पर हम ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर कंप्लीटली फॉलो करेंगे इन केस ऑफ कोलिजन, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं एक्ट हो रहा है, ठीक है। और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंटम तभी पॉसिबल होगा, है ना। तो आई होप यहाँ पर आपको ऑल डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कोलिजन से रिलेटेड। यहाँ पर हेड ऑन कोलिजन और आपका ऑब्लिक कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन यहाँ पर हम थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देते हैं। इलास्टिक कोलिजन आपका होता है कि जैसे आपका टोटल मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व होता है इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। और इन केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन आपका जो मोमेंटम होता है वो तो कंजर्व होता ही होता है, लेकिन इसमें एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे और अपकमिंग लेक्चर्स में हम आपका कोलिजन से, हेड ऑन कोलिजन का कुछ डेरिवेशंस आपके फ्रंट में एक्सप्लेन करेंगे, डिराइव करेंगे। तो इनके हेल्प से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी, वेरी वेरी यूजफुल होंगे ये आगे के डेरिवेशन। तो आप सिक्वेंशियली वीडियोस को देखें और आपके पास जो क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड अवेलेबल हों इनको सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।